साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत विषय पुराना है लेकिन घटनाएं नई है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र का महानाटक इस समय देश में दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। कुल मिलाकर लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है उससे जिनका भरोसा लोकतंत्र के ऊपर रहता है उनका सिर शर्म से झुका रहता है। जो राजनेताओं के संदर्भ में किसी शिष्टाचार की उम्मीद करते हैं, सदाचार की उम्मीद करते हैं, जनता के प्रति संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं, वो सब भी बेहद निराशा में है। कुल मिला के सत्ता का नंगा नाच चल रहा है, चाहे वो मुंबई की बात हो, चाहे वो गुवाहाटी की बात हो और चाहे दिल्ली में चल रही कवायद हो। सर तरफ निराशा है और निराशा का मूल कारण यह है कि किसी का भी सच्चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। सब अपने आप को सही और दूसरे को दोषी नहीं महादोषी ठहराने की कोशिश में है। भाषा के स्तर पर लड़ाई अभद्रता की चरम पर पहुंच गई है। बाप को लेकर बात की जा रही है, नंगा नाच कराने की बात कही जा रही है। अपने ही साथियों को कल तक जिन्हें माननीय कह के संबोधित करते थे उन्हें नचनिया कह के संबोधित किया जा रहा है। अपने ही साथियों के संदर्भ में 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ की सौदेबाजी के संदर्भ में दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच में सड़क पर देख लेने या दिखा देने की बात की जा रही है। कुल मिलाकर समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर इस देश के अंदर लोकतंत्र के नाम पर चल क्या रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया गया जिसने एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत दी। कोशिश चल रही थी वर्तमान में जो सरकार महाराष्ट्र में काबिज है, आपने उन साथियों को सबक सिखाने के एवज में उनकी सत्ता छीनने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस पर पलीता लग गया है क्योंकि जो विधानसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा नोटिस दिया गया था जिसके तहत आज फैसला होना संभावित था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। काफ़ी लंबी अवधि है। इस अवधि के दौरान वो सब कुछ किया जा सकेगा जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये फैसला आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के निवास पर भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। कुल मिलाकर देखने की बात है कि 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन में गुवाहाटी से वापस मुंबई की ओर ये बागी विधायक रुख करेंगे और क्या कुल मिलाकर सत्ता हस्तांतरण की बहुप्रतीक्षित अवधि समाप्त होते हुए सत्ता हस्तांतरण के दृश्य को हम लोग देखेंगे। इसी पर हम बात करेंगे। इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और दिलचस्पी के विषय बने हुए इस संदर्भ में कुछ ठोस बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों के कारण लोकतंत्र भ्रष्ट हो चुका है और उसका विकास अवरुद्ध हो गया है। जयप्रकाश नारायण ने तकरीबन 50-60 साल पहले देश के राजनीतिक हालातों को देखते हुए ये बात कही थी। उस समय इस बात पर कितना ध्यान दिया गया, कितना अमल किया गया, ये शोध का विषय हो सकता है। पर वर्तमान में जिस तरीके का दृश्य हम देख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण और उनके द्वारा कही गई बातों को याद करने का मन हमारा करता है। इसलिए उनके विचार को आपके साथ साझा किया। आप अपने चिंतन मनन में इस विषय पर और इस विचार पर भी जरूर विचार कीजिएगा। इस आग्रह के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में मुकेश त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वह हमारे साथ में हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, शिवसेना की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ निरंजन परिहार जी हैं, स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुधी प्रवक्ता, वह भी हमारे साथ हैं। अब सबका स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मुकेश त्यागी जी से करना चाहते हैं। मुकेश जी, अब तो कोर्ट ने भी आपको वो समय उपलब्ध करा दिया प्रत्यक्ष रूप से जिस घड़ी का आपको इंतजार है। जानने में पूरे देश की दिलचस्पी है। आपने मुंबई से सूरत तक के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई, सूरत से गुवाहाटी के लिए भी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। ये गुवाहाटी से मुंबई के लिए व्यवस्था कब, कहाँ, कैसे आप करने वाले हैं, ये जानने में देश की बड़ी दिलचस्पी है। कुछ तय कर पाए क्या मुकेश जी, आप लोग कब लेकर आ रहे हैं अपने इन नए साथियों को? डॉक्टर हिमांशु जी, मैं समझता हूँ पहले आपने जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, कानों को बहुत अच्छा लगा कि आप जनतांत्रिक और संवैधानिक के तहत आपकी जो भाषा थी जी कि देश के अंदर जिस प्रकार से अराजकता और नंगा नाच हो रहा है, तो संविधान का जिस प्रकार से तार-तार हो रहा है, जी तो वो आपने एक संक्षिप्त में अपने ओपन वक्तव्य में कहा। जी लेकिन मुझे अफसोस ये है डॉक्टर हिमांशु जी जी कि आप बीजेपी पर ये एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं जी कि हमारे एमएलए नहीं है, वो शिवसेना के टूटे हुए घटक के एमएलए हैं। जी हमने हमने कोई उनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचाई। ये अपने आप में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मॉडल के तहत बाहर निकले हैं। जी उसकी उनकी आंतरिक जो डेमोक्रेसी है उसको खतरा पहुंचा है। जी इस प्रकार से उनका रवैया और व्यवहार उनके साथ पिछले कई सालों 2.5 साल में किया गया,
मैं समझता हूँ उसका उफान जो है जी, आज एक प्रकार से उसका निष्कर्ष निकला है। तो आप ये कहना तो प्लीज बंद कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई सक्रिय रोल है। ना तो जी, हम उनको कोई रिफ्यूज दे रहे हैं, ना कोई हम उनको होटल दे रहे हैं, ना हम उनको लेके जा रहे हैं। ये जी, बिल्कुल गलत बात है। ये इनकी स्वतः प्रक्रिया जो है नेचुरल लेवल पर जी, इनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। और देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। जिस प्रकार से शिवसेना का नेतृत्व पिछले हुँ, 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी, जिसने ओपनली कह करके कहा कि हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जी होंगे, जी, मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगा करके उन्होंने वोट लिए, हमें 105 वोट मिले, उनको 55 मिले, उसके बाद भी उन्होंने अपनी जो अहंकारी भाषा है उसको नहीं छोड़ा। हमको कहा कि नहीं आप नहीं बनेंगे। तो बिहार के अंदर हमने कहा नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके 43 वोट आए थे, उसके बाद भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो जी, पहले से डेमोक्रेसी का जिस तरह से मर्डर किया गया है, जी, जिस तरह से हमको डिनाई किया गया, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल ही गलत बुनियाद पर इन्होंने रखा है। दूसरा, इनके आप देख रहे हैं कि किस प्रकार शिवसेना का जिस प्रकार से गठबंधन हुआ है एनसीपी के साथ, जो बाला साहब कहते थे मैं अपने जीवन काल में कभी इनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। तो इन्होंने तमाम ऐसी बुनियादियों के साथ खिलवाड़ किया है, बुनियादी जी, सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ किया है। तो उसका आज जो परिणाम है वो आज आपके दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने के भी हस्तक्षेप करके कहा है 12 जुलाई तक डिस्क्वालिफिकेशन का। इतनी जल्दी लगी थी कि डिस्क्वालीफाई कर दो एमएलए को। जी, तो ये जो प्रतिशोध की राजनीति है, जिस प्रकार के सुरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाप का सुर इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कोई वरिष्ठ प्रवक्ता है शिवसेना के, वो कह रहे हैं देखिए बागी एमएलए आकर के एयरपोर्ट पे दिखाया, हमने चारों तरफ से एयरपोर्ट की घेराबंदी कर दी है, देखें वो कैसे निकल सकते हैं। एक तरफ तो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि जी। फ्लोर टेस्ट दीजिए, मोशन लेके आइए, डिस्क्वालीफाई करिए, जो भी आप संवैधानिक प्रक्रिया करनी है आप करिए। लेकिन इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल जो हो रहा है, खुलेआम धमकी दी जा रही है सड़कों पर। एक तरफ त्यागी जी, मैं 144 आपने काफ़ी सारी चीज़ें की, लेकिन मैं अपनी सवाल वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से आपकी आपत्ति आई है। आपको बहुत ऐतराज़ है मेरे सवाल से या मेरे ये मानने से या मेरे ये कहने से कि इन सब के पीछे भाजपा है। मेरे 2-3 मासूम से सवाल हैं, उम्मीद करता हूँ आप जैसा सुधीर प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है तो उनका जवाब मिलेगा। आपसे जानना ही चाहता हूँ कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी मानती है, जानती है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो सरकार महाराष्ट्र में 2.5 साल से चल रही है, 31 माह पूरे कर रही है, वह प्रदेश के हित में काम कर रही थी, देश हित में काम कर रही थी, इसलिए उस सरकार का रहना जरूरी है। क्या वाकई मुकेश त्यागी जी आप और आपकी पार्टी इस विचार के साथ है? और अगर आप लगातार ये कहते आ रहे थे कि ये सरकार महाराष्ट्र के हित में नहीं है, ये राष्ट्र हित में नहीं है, ये राज्य हित में नहीं है, ये देशवासियों के हित में नहीं है, ये जनादेश के अपमान के तौर पर है, तो उस सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिशों में आपकी सहभागिता क्यों नहीं है? अगर आप कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं आपकी कथनी और करनी में ये अंतर क्यों है? एक सवाल तो आपसे ये जानना चाहता हूँ। दूसरा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपके नेताओं को जलील होना पड़ा, आपने लोगों से वोट मांगे थे, अपना गठबंधन आपने किया था, आपने अपनी सीटें छोड़ी थी शिवसेना के लिए, और उस शिवसेना ने आपको अंगूठा दिखाते हुए आपके विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली। उन विरोधियों के खिलाफ कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो बता रहे हैं महाशक्ति हमारे पीछे है। तो ऐसे लोग जो आपके सम्मान के लिए, वचनबद्धता के लिए, विचार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आप उन्हें अपने हाल पे छोड़ दे रहे हैं, आप उनके साथ नहीं हैं, वो बेचारे भ्रम में हैं जो कह रहे हैं कि आप हमारे पीछे हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं, जरूरत होगी आप हमारे लिए आएंगे। आप ये बता रहे हैं हम कहीं नहीं हैं। बेवकूफ़ हैं वो लोग जो आप पे भरोसा कर रहे हैं, आपकी बातचीत से ऐसा मायने रख रहे हैं। तो थोड़ा स्थिति स्पष्ट करें, तो आप बताएं आप कहाँ हैं कि नहीं हैं? डॉक्टर हिमांशु जी, हम जो है राष्ट्रीय पार्टी, और जी, हमारे पर खाली एक महाराष्ट्र का ही दायित्व नहीं है, हमारे पूरे राष्ट्र का दायित्व है। तो हमारी कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं होती जो संविधान के खिलाफ हो या प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हो। हम चाहते हैं महाराष्ट्र, जिसका 32 लाख करोड़ का जीएसटीपी है जी, और इतना बड़ी उसकी इकोनॉमिक पावर है कि पूरे विदेश और देशों में उसकी छवि का असर पड़ता है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी खाली महाराष्ट्र को नहीं देख रही है, पूरे देश को देख रही है। जी, हम वहां पर अस्थिरता नहीं चाहते, हम चाहते हैं वहां पे संवैधानिक स्थिरता है, वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, ना कि सड़क के ऊपर आकर के इसका निर्णय किया जाए कि कौन किसकी शक्ति ज्यादा है। जिसकी संख्या बल ज्यादा होगा, बीजेपी उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो किसी का भी हो। जी, लेकिन संख्या बल अगर घट चुकी है शिवसेना की, उन्होंने अपना मातोश्री को खाली कर दिया, अपना बंगला वर्षा, जी, उसके बाद वो चले गए हैं,
तो एक तरीके से आंशिक रूप से तो उन्होंने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर ही लिया है। तो वहां पर जो अस्थिरता आई हुई है डॉक्टर हिमांशु, जी। महाराष्ट्र में अस्थिरता बहुत महंगी पड़ती है, आप समझिए। वहां पे बड़े बड़े अरे उद्योग। मेरा सवाल यही तो है मुकेश त्यागी जी आपसे, इतनी अस्थिरता है, इस प्रकार की अराजकता है, इस प्रकार का नंगा नाच हो रहा है, सड़क पर निपटने की धमकी दी जा रही है, और इसके बावजूद भी मुकेश त्यागी जी जैसे भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं है। इतना ज्यादा आप अपने आप को अलग कैसे रख सकते हैं, ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है। आप कहिए ना कि हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, हम महाराष्ट्र को स्थिरता देने जा रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस की आधी रात को शपथ दिलाने का निर्णय अभी तक आपको डराता है? अभी भी आपको लगता है कि शरद पवार फिर आपको सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि शरद पवार का रणनीतिक कौशल अभी भी आपकी योजना पे पानी फेर सकता है? ये डर, ये दहशत आपको आतंकित किए हुए, आशंकित किए हुए, इसलिए सब कुछ करने के बाद भी आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कहने की कि हाँ हम हैं और हम करने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं। देखिए डॉक्टर हिमांशु, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, मैं आपकी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं। आप एक उदाहरण दे दीजिए जी। कि हमने सरकार की अस्थिरता में कोई भी योगदान किया हो, कोई भी। लेकिन अगर अस्थिर सिचुएशन है तो ये हमारा दायित्व है कि वहां पर स्थिर सरकार बनाए। और इसका जो उत्तर भी मैं नहीं दूंगा सब मुकेश त्यागी, इसका उत्तर लेने के लिए मैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास आऊंगा। बड़े तार्किक तरीके से बात करते हैं। आपने जितना अपने आप को पाक साफ बताने की चेष्टा की है, उसकी मोहर ब्रजमोहन जी से लगवा दें। ब्रजमोहन जी, हमारे साथ में मुकेश त्यागी जी बता रहे हैं जो कुछ भी है आपके घर में ही आग लगी हुई है, आपके गठबंधन में आग लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने ना तो आग लगाई है और ना ही इस आग में हाथ सेंकने की अभी तक कोई कोशिश भी की है। इतने धुले हुए दामन के साथ में मुकेश त्यागी जी और उनकी पार्टी है। अभिनंदन करना चाहेंगे ब्रजमोहन जी? स्वीकार करना चाहेंगे इनके सद्भाव को, इनके सहयोग को? सराहना करना चाहेंगे कि ऐसे आपको विपक्ष में सहयोगी मिले हैं? या ऐतराज है आपको इनके दावों पे? और अगर दावों पे ऐतराज है तो उसके पीछे आधार क्या है? देखिए, जिस दिन से महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन हुआ महाराष्ट्र में, जी। उस दिन से लेके आज तक इस पूरे 31 महीने में प्रतिदिन जी। भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को हटाने का काम करती है और हम लोग उनको जवाब देकर उन्हें पराजित करते हैं। ये पिछले 31 महीने से प्रतिदिन चल रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं निकला जिस दिन की ऐसा ना हुआ हो। जी। इस बार भी ऐसा हुआ है। ये बात सच है कि हमारे जो साथी है शिवसेना, उसके कुछ विधायकों ने इस बात से भारतीय जनता पार्टी के ने ही उनको प्रेरित किया है। उनकी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत ये है कि वो सारे लोग मिलकर सबसे पहले सूरत गए। सूरत से निकल के असम पहुंचे और असम में जो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं, वो अपने साथियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमारे साथ विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति वाली जो पार्टी है, जिसने कि पाकिस्तान को भी मुंह की खिला दी थी, उसका समर्थन हमारे साथ है और आप लोग चिंता मत करो, आप हमारे साथ खड़े रहो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई बात नहीं है और वाकई में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने वहाँ अच्छा काम नहीं किया इस 31 महीने में, तो उनको खुल के इस बात को कहना चाहिए। मैं आपके इस प्रश्न में पूरी तौर से सहमत हूँ, पर हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा विश्वास है कि इस मामले में वो किसी भी हालत में चाहकर भी इस पूरे मसले पर किसी भी हालत में वो सफलता हासिल नहीं कर सकते और चूंकि वो सफलता हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए वो पीछे छुपे हुए हैं। आप देखिए कि बड़ौदा में रात में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब की एक अदृश्य शक्ति से मुलाकात होती है अंधेरे में, रात के अंधेरे में, और फिर सुबह होते होते सब गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आप कौन सी ऐसी साजिश कर रहे हैं? आप ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ जिससे कि आप इतने डरे हुए हैं? तो ये प्रश्न आज देश के सामने है और इस पे बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। ये बात भी सच है कि महाविकास अघाड़ी के पास अभी अपनी भरपूर समर्थन है और हम लोग हाउस पे जाकर इसके परीक्षण के लिए तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाउस में आए तो सही। अब ये तो नहीं हो सकता कि असम में बैठकर आप ये सोचें कि वहां से हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर या किसी कोर्ट के माध्यम से हम अपने इस बात का फैसला करा लें कि बहुमत किसके साथ है। इसके लिए अंततः उनको विधानसभा में थोड़ा विरोधाभास है आपकी बात में ब्रजमोहन जी। आप कह रहे हैं कि बहुमत साबित करा लें, कौन साथ है कौन साथ नहीं है, पर लोग आपके साथ नहीं, इसकी पुष्टि तो आपके फैसले कर रहे हैं। आज ही माननीय उद्धव ठाकरे जी ने अपने 8 मंत्रियों के तमाम दायित्व बाकी को बांट दिए। अपने आप संदेश है
कि उनका भरोसा उद्धव ठाकरे के प्रति और उद्धव ठाकरे का भरोसा अपने मंत्रियों के प्रति नहीं रह गया। तो आपसे जानना ये चाहता हूँ, वो कौन से ठेके, वो कौन से टेंडर में दिलचस्पी इस सरकार की है जो विश्वास मत खो चुकने के बाद, अपने ही साथियों से लानत मलानत झेलने के बाद भी कुर्सी से चिपकाए रखे हुए हैं। उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव में बोलते हैं, मुझे कुर्सी की कोई चाह नहीं, और 7 दिन से हम देख रहे हैं साथ कोई रहा नहीं, फिर भी कुर्सी छूटती नहीं। थोड़ा बताइए ना, कौन से जन्म का हिसाब आप चुकता कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ? आप ही हैं जो कुर्सी पर बिठाए हुए हैं ब्रजमोहन जी। शरद पवार ही वो ताकत है जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उठने नहीं दे रहा है। जानना चाहते हैं आपसे, कौन सा हिसाब है ऐसा जो सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत करने का उद्धव ठाकरे को आपको इतना प्रेम उमड़ा है कि अभी तुम्हारी फजीहत और करा लें, एक एक करके तुम्हारे बाकी साथी भी निकल जाएं। दिन गुजरता है, उद्धव ठाकरे का साथ कोई और छोड़ देता है। क्या कहते हो ब्रजमोहन जी, कर क्या रहे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर साहब एक बात स्पष्ट कर दूं, आदरणीय उद्धव ठाकरे एक बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं और वो आज अभी हाल की राजनीति से नहीं है। उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा उनके आदरणीय पिता बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में हुई है। तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब सिर्फ और सिर्फ आदरणीय पवार साहब के सलाह के ऊपर काम कर रहे हैं। खुद निर्णय लेने के लिए पूरी तौर से सक्षम है। उस दिन उन्होंने अपने फेसबुक लाइव पे इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे सामने आकर कहें। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप कहीं से भी बैठ के कह दें, आइए सामने, वो बात करने को तैयार है। और उन्होंने अपना जो उन्होंने जो कहा उसको उन्होंने ईमानदारी से पूरा भी किया। तत्काल उन्होंने वर्षा को छोड़ा और वो मुख्यमंत्री निवास छोड़ के वो अपने मातोश्री में पहुंच गए, सिर्फ इसीलिए भाई आइए बैठ के बात करिए। और अगर ऐसा लगता है कि मेरी गलती है तो मैं बता दूं, अब जैसे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की बात चल रही है, 2.5 साल में उनके विभाग को 12,000 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ, 12,000 करोड़ का। और जब हायरार्की में अपन देखें कि किस मंत्रालय को कितना पैसा मिला, तो शायद उनका मंत्रालय दूसरे नंबर पे जिसको कि सबसे ज्यादा पैसा मिला। तो ये उनका आरोप लगाना कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है या ये सरकार काम नहीं कर रही है, मैं सोचता हूँ ये एक, जब आदमी राजनीति में किसी से नाता तोड़ना चाहता है तो कोई ना कोई बहाना तो ढूंढता है, कोई ना कोई बहाना बनाता है। दूसरी तरफ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी का कहना है कि आप ऐसा मत माने कि उद्धव ठाकरे केवल पवार जी के भरोसे हैं, और भी है जिसके भरोसे वो हैं, स्वयं में भी दमखम रखते हैं। लेकिन विक्रम सिंह जी मेरे साथ में हैं। हमारा तो विषय आज का ये है, राजा कमजोर वजीर का जोर। तो विक्रम सिंह जी आपसे जानना चाहते हैं, अभी हमें ब्रजमोहन जी बता रहे हैं, देखिए उद्धव ठाकरे जी ने तो बोला है कि आइए मेरे पास, सामने बात कीजिए, सामने बोलिए। कौन बोले? किनसे बात करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे? नचनिया से? आपका ही मुखपत्र है सामना, बताया है जिन्होंने बगावत की है वो सारे नचनिया हैं। किससे बात करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे? बिकाऊ लोगों से? ये मैं नहीं कह रहा, आपका अखबार बोल रहा है, मुखपत्र 50-50 करोड़ में बिक गए हैं। इन बिकाऊ लोगों से, ये नचनियों से बात करने में आपके नेता को, माननीय शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को इतनी रुचि क्यों है? थोड़ा बताएंगे। हिमांशु जी देखिए, मैं तो पहले भी आपसे पहले भी मैंने बोला था कि उसमें आप ये मतलब जैसे वो आंकड़े पेश कर रहे हैं तो आप ये कतई मत मानिए कि सारे उनके फेवर में। कुछ लोग हैं जी, कुछ लोग हैं उन्हीं के संदर्भ में शायद ऐसा कहा होगा। अगर ऐसा है और वो दावा करते तो आते, अब तक वो क्यों नहीं सिद्ध कर रहे हो? उनको आकर के सिद्ध करना चाहिए कि देखो हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है और उनको किस चीज का डर है, आना चाहिए उनको। लेकिन उनके पास नंबर नहीं है। नंबर होते तो बीजेपी अब तक शपथ ले लेती, शपथ दिलवा देती। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एक बार एक बात कही थी कि मैं फिर आऊंगा। उस बात को लेकर उनके दिल में वो चीज ऐसी धधक रही है कि किसी भी तरीके से सत्ता बना दे, साम दाम दंड भेद जो कुछ हो जाए, खरीद फरोख्त करके, ये करा के, गड़बड़ करा के, कुछ भी करा के, जोर जबरदस्ती से। देखिए आपने किस प्रकार से विधायकों को किडनैप किया, एक विधायक को किस तरीके से हॉस्पिटल में डाल दिया, उनको तो मारने के इरादे थे। उन्होंने कहा मेरी तो जान भी ले लेते वो लोग, कैसे कैसे इंजेक्शन उनको लगा रहे थे। तो ये सब सारी चीजों को देख करके आपको नहीं लगता क्या ये सारी जोर जबरदस्ती है, इसके पीछे भाजपा है? इस चीज की पुष्टि एकनाथ शिंदे ने भी की है, बाकायदा वीडियो जारी किया उसका कि हमारे पीछे एक सुपर पावर। अरे वो तो बात हो गई विक्रम जी, जो मैंने बात की वो सवाल पे आप बिल्कुल नहीं गए। बात आपसे ये इस विषय में जाननी चाहिए थी कि माननीय उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन्हें नाराज़गी है, जिन्हें शिकायत है, जिन्हें शिकवा है, वो आए और बात करें। तो आपसे जानना ही चाहता हूँ कि किससे बात करना चाहते हैं बाल ठाकरे के बेटे सम्मान्य उद्धव ठाकरे? नचनिया लोगों से?
क्योंकि आपके ही अखबार बता रहे हैं कि ये जो लोग गुवाहाटी में बैठे हैं ये कुछ नहीं है, नाचने वाले हैं पैसे के इशारों पर। आपके ही नेता बता रहे हैं ये 50-50 करोड़ में बिक गए हैं। ये बिकाऊ लोगों से उद्धव ठाकरे बात करने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? 2 सवाल। और तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि आंकड़ा नहीं है, कुल मिलाकर शिवसेना की ओर से सरकार में 11 मंत्री थे, 8 मंत्रियों के विभाग छीन लिए गए आज उद्धव ठाकरे के द्वारा, 3 बचे हैं, जिसमें एक उनका बेटा है, दूसरा सुभाष देसाई है, तीसरा अनिल परब है। आंकड़ा तो सामने बता रहा है दुनिया को कि आप किस हालत में पहुंचे हुए हैं, नंबर किसके साथ हैं, हालत आपकी क्या हो गई है, फिर भी जमे हुए हैं, फिर भी चिपके हुए हैं। कुछ कहिए ना विक्रम जी। हिमांशु जी, देखिए नचनिए सारे नहीं है, जो नचनिए जो अपने आप को शिवसैनिक कह रहे हैं, हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, कभी वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे की वो बात उठाते हैं, तो हिंदुत्व की अगर कोई बात है तो उनको कहा कि भाई आइए यहाँ पे बात करते हैं, तो वो आ नहीं रहे अभी भी। तो देखो समस्या उनकी है, वो उनका पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, उसमें कुछ लोग हैं, सारे लोग चलिए मैं आपकी शंका का समाधान करता हूं। आप जो बोल रहे हैं ना, समझ नहीं पा रहे वो क्या चाह रहे हैं, ये समझाने के लिए मेरे पास बहुत उपयुक्त व्यक्ति इस पैनल में है। नाम उनका निरंजन परिहार है। निरंजन जी, विक्रम जी थोड़ा समझ के संकट का शिकार हो गए, बाकी शिवसेना के नेता भी हो गए। वो बोल रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे वो क्या चाह रहे हैं, पर आप तो समझे हुए हैं क्या चाह रहे हैं। थोड़ा समझाइए ना विक्रम जी को और उनके माध्यम से हमारे दर्शकों को, चाहा क्या जा रहा है। हिमांशु जी, विक्रम जी जो कह रहे हैं कि वो गुवाहाटी में बैठे हुए विधायक समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या समझाना है। दरअसल बात यह है कि जो समझने के लिए उनको बुलाने वाले, वो अब तक पिछले 3 सालों में ये समझ ही नहीं पाए कि राजनीति क्या है, राजनीति के रंग क्या है, उन रंगों में किस तरह के लोग जीना चाहते हैं, वो उन्हें समझ में नहीं आया। आप देखिए, ये अब कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कि हम उन विधायकों को आना चाहिए, हमसे मिलना चाहिए और हमसे सामने आकर बात करें। जब ये सत्ता में थे तो इनके आगे इतने बैरियर्स थे कि इनके विधायक और मंत्री नहीं इनसे मिल सकते थे। ये सच्चाई है। मंत्रियों ने चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि मुख्यमंत्री से मिलना भी हमारे लिए मुनासिब नहीं था। आप देखिए कि अगर मुख्यमंत्री से मिलना है तो उन्हें सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति से बात करनी जिसे पूरी शिवसेना में कोई पसंद नहीं करता, उनका नाम है मिलिंद नार्वेकर। वो मुख्यमंत्री, अब उनसे कहिए, वो जाकर कहेंगे आदित्य ठाकरे कहेंगे मुख्यमंत्री से, तब मुख्यमंत्री सोचेंगे कि उनसे मिलना है या इन्होंने जो बात कह दी वो आई, उसके बाद में उन्हें पता चलता है कि आपने जो चाहते थे वो कह दिया मुख्यमंत्री जी को, अब आप जाइए। 4-4 घंटे बैठने के बाद विधायकों को वापस जब भेज दिया जाता था मुख्यमंत्री के घर से, तो किसी विधायक के मन पर क्या गुजरती होगी आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी विधायक, वो जनता का चुना हुआ व्यक्ति, ये नहीं चाहता कि मेरी सामान्य जनता में इस तरह से अपमान हो, अवमान ना हो। तो उद्धव ठाकरे अब उनसे मिलने के लिए बुला रहे कि आप आइए हमारे सामने बैठ के बात करिए। तो आप 3 साल तक तो मिले नहीं, ये है। दूसरा ये है कि अब सरकार में ये स्थिति आ गई है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अब सिर्फ 4 लोग बचे, मुख्यमंत्री के अलावा 3 लोग मंत्री हैं जो शिवसेना के हैं। उनमें से 2 तो ऐसे हैं, एक पर दुनिया भर के केस चल रहे हैं, अनिल परब पर, और वो बहुत सारी मामलों में उलझे हुए हैं, वो भी विधान परिषद के हैं। दूसरे विधान परिषद के ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अगले 5 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनको टिकट देने के योग्य तक नहीं समझा गया, वो है सुभाष देसाई। उनके बेटे मुख्यमंत्री के जो है आदित्य ठाकरे, वो अकेले हैं जो विधानसभा से चुने गए हैं। तो इससे समझा जा सकता है मुख्यमंत्री कमजोरी को, विधानसभा में जो चुनकर आए लोग आपके साथ में कितने हैं, सारे के सारे चले गए। अब इनको, मुझे लगता है कि इस आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में ये समझ में आ गया, क्योंकि फैसला यही आया कि 11 तारीख को सुनवाई होगी। अब ये ब्रीदिंग पीरियड जो मिल गया है सबको, लगभग सारी राजनीतिक पार्टियों को, मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे 11 तक तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बने रहेंगे, क्योंकि उनके जो मेंटर है, उनके जो सलाहकार है शरद पवार, उन्होंने उन्हें कहा है कि जब तक आपको पद से हटने की वास्तविक स्थिति पैदा नहीं हो जाए तब तक आप पद पर बने रहें। इसके फायदे पता नहीं शिवसेना को तो कितने हैं, लेकिन शरद पवार को बहुत सारे फायदे हैं। आप देखिए कि पिछले 7 में शुरू के 3 दिन में जब लगा कि सरकार समझो चली ही गई, तब एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों ने 188 GR जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन अध्यादेश निकालकर बहुत सारे फैसले कर लिए। ये सरकार में बने रहने की, उनके सरकार के फायदे लेने की उनकी जो ताकत है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को कुर्सी पर बिठाकर दोनों सहयोगी दल माल कूट रहे हैं। कुल मिलाकर निरंजन परिहार हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए वापस मैं फिर से रुख किसकी ओर करूँ, मुकेश त्यागी जी की ओर। क्यों?
क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। उस भारतीय जनता पार्टी का जो देश के संदर्भ में, प्रदेश के संदर्भ में सर्वाधिक चिंता करने वाली पार्टी है। अब बताइए मुकेश जी, इतना सब कुछ प्रदेश में चल रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे। कहाँ गई आपकी जनता के प्रति जवाबदेही? देखिए कैसी लूट मचा रखी है। निरंजन परिहार जी ने बताया कि उद्धव ठाकरे को बिठाकर और जो है मंत्री लगे हुए हैं टेंडर 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 का खेल करने में। आप कुछ नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से करप्शन पराकाष्ठा पे पहुंचा, और मैं समझता हूँ देश में सबसे नंबर 1 स्थिति महाराष्ट्र की आएगी जी। उनके खुद 2 मंत्री जेल के अंदर हैं जी। और पीछे जिस प्रकार से ब्लेम्स लगाए गए थे कि किस प्रकार से सरकार जो है वसूली सरकार बन चुकी है, जी। जिस प्रकार से मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर असुरक्षा का वातावरण फैला था, जी। तो अराजकता का कार्यक्रम जो है वो निरंतर चला आ रहा है। लेकिन हम प्रजातांत्रिक जो चुनी हुई सरकार है, चाहे जैसी भी बनाई हुई सरकार, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। भले ही उन्होंने एनसीपी के साथ समझौता किया, उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, उस समझौते के दौरान क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं वो तो जग जाहिर है। कितने कॉम्प्रोमाइजेस लगातार किए जा रहे हैं सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। विरोधाभास आइडियोलॉजिकल के लोग साथ में बैठ करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, और जिस प्रकार से तो बुनियादी इसकी इतनी ढीली थी, तो लेकिन हम ये बताइए कि हम वहां पर किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कार्यक्रम करने में बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो सरकार गिर रही है अपने आप, तो हम एक बात बताइए सरकार मुकेश जी, इसमें असंवैधानिक की बात क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो अपने संवैधानिक दायित्व का पूरा नहीं कर रहे हैं। इतनी लंबी अवधि हो गई, 7 दिन हो गए महाराष्ट्र के नाटक को चलते हुए। साफ तौर पर दावे हैं, संख्या बल दिखाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दिखता है कि वर्तमान में जो सरकार है उसके पास में सदन में बहुमत नहीं बचा। जो भारतीय जनता पार्टी बहुमत होते हुए भी दौड़ पड़ती थी कि बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है, सामने दिख रहा है बहुमत नहीं बचा, तो भी हिम्मत नहीं जुटा रही है राज्यपाल के पास दौड़कर जाने की, ये बात कहने की कि इनको बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए। विधानसभा में नोटिस नहीं दे रही है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में। तो समझ में आना जरा मुश्किल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई, सहमी हुई क्यों है? ये सवाल सबके जहन में है। मुकेश जी, इसके उत्तर के संदर्भ में आपकी दलील कि हम संवैधानिक दायित्वों के प्रति हैं। अरे देखे थे आपके सारे ये संवैधानिक दायित्व, मध्य प्रदेश की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया आपने इसी संवैधानिक दायित्व के तहत। उस दृश्य को क्या देश ने देखा नहीं है? दृश्य ने महसूस नहीं किया है? कमलनाथ की सरकार कैसे गई देश ने देखा नहीं है? आपका कौशल, आपकी क्षमताएं, आपकी रणनीति के लोग मुरीद है। लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में आप जितने डरे हुए से या सहमे हुए से दिख रहे हैं, उसको लेकर सवाल है। थोड़ा बताइए ना खुलासा करके, किस रणनीति पर चल रही है भाजपा? बहुत बेसब्र है हम सब लोग ये जानने के लिए। थोड़ी बदली हुई चाल है इस बार आपकी। नहीं, बिल्कुल बदली हुई चाल नहीं। हम कोई सक्रिय राजनीति यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि एक स्थिर सरकार महाराष्ट्र के अंदर आनी लाजमी है जी। उसके लिए हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी देख रहे हैं। ये इनका इंटरनल मामला है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक फैक्शन कहाँ जा रहा है, एक फैक्शन कहाँ जा रहा है। आप वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को नंगा नाच करते हुए सड़क पे देख सकते हैं। जिस प्रकार से अराजकता सड़क पे आई है, धमकी भरे स्वरों में बात की जा रही है, माँ बाप की गालियां दी जा रही हैं, तो ये तो इस प्रकार की अराजकता। देखिए, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 4-5 अधिकार हैं। एक तो गवर्नर है, गवर्नर जो कि अभी तक कोरोना ग्रसित थे, अब वो आ गए हैं ठीक होकर के शायद, तो उनके पाले में बात आती है। फिर वहां पे स्पीकर का चुनाव नहीं है, 1.5 साल से स्पीकर का चुनाव नहीं किया गया। उसके रूल्स के अंदर अमेंडमेंट इसलिए किए गए कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। देयर वर फ्यू ऑब्जेक्शनेबल अमेंडमेंट व्हिच हैव बीन कैरिड आउट, व्हिच हैज एज अ रिजल्ट 1.5 साल से वहां पे स्पीकर का ही चयन नहीं हो पाया जी। और तीसरा जो है कि वेदर ये डिस्क्वालीफाई होते हैं या ये एंटी डिफेक्शन बिल के में आते हैं। अगर 37 एमएलए इनके हैं तो उसके बाद वो 37 एमएलए डिसाइड करेंगे किसके साथ वो सरकार बनाना चाहते हैं। अगर भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहते हैं हम उनका स्वागत करेंगे, भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाना चाहते तो वो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट इच्छा है। मर्जर के लिए हम कोई कह नहीं रहे कि आप हमसे मर्ज करिए, तो हम तो हर प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लायंट रोल कर रहे हैं। आप ये तो बताइए कहां पर हमारा सक्रिय रोल है? कोई तथ्य, एक तो प्रमाण बता दीजिए आप डॉक्टर हिमांशु। कोई प्रमाण नहीं है आपके पास, तो हम तो यही कह रहे हैं कि भैया ये तो किला खुद ही ढह रहा है। अच्छा, तो फिर ये बताइए मुकेश त्यागी जी, खबर है सब तरफ साया हुई है कि एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी से उड़ान भरकर गुजरात में माननीय देवेंद्र फडणवीस से रात के अंधेरे में मुलाकात की। ना तो फडणवीस साहब की अभी तक हिम्मत हुई ये कहने की नहीं मुलाकात नहीं की,
ना एकनाथ शिंदे के मुंह से आवाज़ निकली कि मुलाकात नहीं की। इस खामोशी को सहमति अगर मानी जाए खबरों के संदर्भ में, तो आपके हाथ इस पूरे मामले में गंदे नहीं हैं, कैसे माना जाए? मिलना मिलाना तो राजनीति में लगा जी, रहता। जी, हमारी जी। मुलाकात संजय राउत से भी हुई थी। जी। संजय राउत के साथ फडणवीस जी की बड़ी लंबी मीटिंग हुई थी। उस समय अटकलें लगाई जा रही थी। लगता है कि दोनों मिलकर के फिर से सरकार बनाने की बात ये कर आप रहे हैं। बड़ी नई जानकारी दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि इस क्राइसिस के समय पे संजय राउत के साथ में देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की, ये आधिकारिक रूप से बता रहे हैं मुकेश त्यागी जी? इस क्राइसिस से पहले प्लीज मुझे गलत मत तो फिर जाके समझिए। आप तथ्यों को गलत क्यों कर रहे हैं? अभी आपसे ये जानना चाहा, जिस समय पे आप ये बता रहे हैं कि हम तो दूर दूर तक नहीं है, उस दौरान हम ये बता रहे हैं कि आप कितने नजदीक नजदीक हैं। तो इसके संदर्भ में जो आपका सवाल था, तो कुल मिलाकर मुकेश त्यागी जी नहीं बोल पाए कि नहीं हमने मुलाकात नहीं। बोले मुलाकात तो होती रहती है। अब इस मुलाकात के मायने लोग समझते रहे। ब्रजमोहन जी इसे कितना समझ पाए उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विक्रम जी को हस्तक्षेप करने जा रहे थे मुकेश त्यागी जी की दलीलों के संदर्भ में। एक बार विक्रम जी की दलील सुन लें। जी विक्रम जी, आपका हस्तक्षेप। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा था कि ये जैसे आरोप लगा रहे हैं वसूली सरकार, जी कौन सी वसूली हुई, कहां से हुई, कोई वसूली बरामद नहीं हुई। क्या जिन क्या जिसने जानना आरोप चाहते हैं आप? वसूली सरकार, आपकी सरकार के गृह मंत्री रहे हुए अभी तक जेल में डले हुए हैं वसूली के चक्कर में। कम से कम इसके संदर्भ में कहां मुकेश जी के साथ तर्क करने के लिए आ गए विक्रम जी? सामने है पद्मवीर सिंह किन हालात में है वो आपको पता है। तो कम से कम उन तर्कों पे हम ना जाएं जो आपको कटघरे में खड़ा कर दें। वसूली के मामले में आपकी सरकार के माननीय गृह मंत्री अभी भी जेल में पाए जा रहे हैं। विक्रम जी, कहाँ भूल गए आप? कोई आरोप सिद्ध हुआ क्या? अभी तक कोई आरोप सिद्ध हुआ? अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। वाह, जेल में हैं? आप कोई उन्हें आरोप बेल तक नहीं दिला पाए और हमसे पूछ रहे हैं क्यों कोई आरोप सिद्ध हुआ क्या? आपके विचार का विषय है, लेकिन मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। हम विषय पर केंद्रित रहना चाहते हैं और उसके तहत ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहते हैं अब कुल मिलाकर आगे क्या, इस पे बात हो रही है। संजय राउत इसमें एक महत्वपूर्ण किरदार है। उन पर अगर बात नहीं करेंगे ना तो मुकाम तक पहुंचेंगे नहीं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए समस्याएं या समाधान है। थोड़ा रोशनी दें आप, क्योंकि कई बार लोग बताते हैं कि संजय राउत ही वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे पवार सारा खेल खेलते हैं। पवार साहब थोड़ा बताएंगे ब्रजमोहन जी? संजय राउत कभी किसी को बाप के संदर्भ में बताते हैं, बाप बदलते नहीं हैं। कभी बताते हैं 40 लाशें आएंगी गुवाहाटी से, फिर बाद में बताते हैं कि नहीं नहीं मैंने आत्मा और जमीर के संदर्भ में बात की थी। कुल मिलाकर शिंदे गुट की इतनी मदद करने के लिए संजय राउत बेकरार क्यों है? देखिए डॉक्टर साहब, इस पूरे मामले में तो मैं सोचता हूँ आदरणीय संजय राउत साहब ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो लगातार राज्यसभा के सदस्य हैं। 12 साल हो गए, अभी फिर से उनको उनका मौका मिला है राज्यसभा में जाने का। वो सामना जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र के वो प्रधान संपादक है, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति हैं। तो उनकी योग्यता पे और बाकी की चीजों पे उंगली उठाना मैं सोचता हूँ शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिट थी, उस रिट में एक रिट में 7 एप्लीकेंट थे और दूसरे में 10 एप्लीकेंट थे। टोटल 17 लोग होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जब वहां पर अगर 41 लोग बैठे हैं या 42 लोग बैठे हैं जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो सारे लोग इस रिट में एप्लीकेंट बनने को तैयार नहीं है। क्या ये सिद्ध नहीं करता कि वहां पे बहुमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता ब्रजमोहन जी। इसलिए नहीं करता है कि माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष ने जिन विधायकों को उनकी सत्ता समाप्ति के संदर्भ में नोटिस दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका उन्होंने ही लगाई है। कानूनी विशेषज्ञों की सलाह ये एडवाइस करती है कि जब तक आप मामले से जुड़े ना हो जबरदस्ती हाथ ना डालें। तो कुल मिलाकर जो प्रभावित लोग थे, जिनकी सदस्यता पे खतरा था, जिस रणनीति पर आप और आपकी पार्टी और आपकी सरकार काम कर रही थी, उस रणनीति को ध्वस्त करना प्राथमिक उद्देश्य था, ना कि अपना संख्या बल जताना। उन्होंने जो याचिका लगाई उसमें जरूर उन्होंने लिखा कि हम 38 लोग हैं। तो आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर दो रिट लगी है। एक रिट है 17 लोगों की, उसमें से 16 लोग एक साथ हैं, दूसरी उसमें से 10 लोग एक साथ हैं। दूसरी जो रिट लगी जिसमें उन्होंने कहा कि हम 39 लोग ऐसे हैं जिनको की जान का खतरा है जी, तो उनकी तरफ से खाली 7 लोग आए, वो जी। पूरे लोग साथ नहीं है। जी। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब जो इसका इंटरप्रिटेशन जो होता है जी। कि वहां जब सारे लोग बैठे हुए थे, सिंपली
पावर ऑफ जो वकालतनामा है उसके ऊपर दस्तखत ही तो होने थे, करना जी। क्या होता है उसमें। जी। तो सारे लोगों की यदि दस्तखत करा लेते तो भी ये सिद्ध होता कि हाँ वाकई वहां पर इन लोगों के साथ बहुमत है। हमारा कहना ही ये है कि वहां पर इनके पास बहुमत नहीं है, आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है वहां पे जिन लोगों को रोका हुआ है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि असम में इतने सारे पुलिस बल को लगाकर AK-47 लेके हजारों सैकड़ों की संख्या में पुलिस के लोग उस होटल को घेर के खड़े हुए हैं। क्या वहां से बाहर निकलने वालों को रोकने के लिए खड़े या बाहर से अंदर जाने वालों के लिए लगे हुए? क्योंकि वहां बाहर से तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, महाराष्ट्र से तो लोग कोई जाने को तैयार नहीं है। मेरा यह आरोप है कि वहां पे जो लोग हैं उनको रोकने के लिए इस पुलिस बल का उपयोग हो रहा है जिससे कि वो निकले नहीं। और इसका सीधा स्पष्ट सबूत यह है कि रिट के अंदर सारे लोगों के दस्तखत नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ब्रजमोहन जी आपसे सवाल इस बात का है कि आप अविश्वास की मांग क्यों कर रहे हैं, खुद विश्वास मत प्रस्तुत क्यों नहीं कर देते? जब आपका मानना है कि आपके पास बहुमत है, आपके पास सदन में पर्याप्त संख्या है, तो कुल मिला के कहानी को खत्म क्यों नहीं करा देते? खुद ही सत्र की मांग करके किस बात से डरे हुए हैं आप? अगर आप एक विश्वास मत हासिल कर ले 6 महीने के लिए आपकी सरकार सुरक्षित, लोग ना भी होंगे तो भी सरकार को विश्वास मत के लिए नहीं कहा जा सकता। ये संवैधानिक व्यवस्था है, क्यों नहीं अपनाते इस तरीके को? तकलीफ किसको इस मामले में? हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। हमको तो मालूम है कि हम लोग बिल्कुल एक लीगली अपॉइंटेड गवर्नमेंट है जिसको कि आदरणीय गुजरात महाराष्ट्र के महामहिम ने शपथ दिलवाई थी और हमारा पूरा मंत्रिमंडल बेहतर तरीके से काम कर रहा है। पूरे 13 करोड़ लोग रहते हैं महाराष्ट्र में। ये 2, 4, 10 लोगों के अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहे कि वहां पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है या वहां पे प्रशासन काम नहीं कर रहा। आज आप कोई एप्लीकेशन दीजिए, कल आप उसके ऊपर कार्रवाई देखिए। किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार के संचालन में कोई गड़बड़ नहीं है तो हम क्यों जाएं? हम लोग बहुमत में हैं। जो ये मानते हैं कि हम लोग बहुमत में नहीं है, ये जिम्मेदारी उनकी है, वो जाएं। वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, यही तो मुद्दा है। लोकतंत्र में फैसला कौन करेगा? ये फैसला होगा हाउस ऑफ फ्लोर के ऊपर जाकर कि वहां पर एक्चुअली हमारी सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है। उसके लिए तैयार नहीं है, दाएं बाएं से सारा काम चल रहा है। एक बात आपसे और पूछने जाऊंगा, फिर निरंजन जी के पास आऊंगा। वो कह रहे हैं कि फैसला कहाँ होगा लोकतंत्र में? फ्लोर पर होगा। पर जिस पार्टी के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं वो तो फैसला सड़क पे करना चाहते हैं, खुलेआम धमकी देते हैं, आओ तो सही चौपाटी पे। आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट से सदन तक जाने का रास्ता तो मुंबई से होकर ही गुजरता है। ये भाषा है आपके सहयोगियों की, और यहाँ पर आप हमको बता रहे हो आपकी आस्था है लोकतंत्र में। खड़े हो आप किन लोगों के साथ में? थोड़ा संदेह के दायरे में आ रहे हैं आप लोग। देख रहे हैं ना आपके साथी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तय करना मुश्किल हो रहा है कि माननीय 3 बार के राज्यसभा के सदस्य बोल रहे हैं या मुंबई के किसी गली के गुंडे के द्वारा भाषा बोली जा रही है। इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। कष्ट नहीं होता ब्रजमोहन जी आपको कि जिस व्यक्ति को आप इतना पढ़ा लिखा, जिस व्यक्ति को आप इतना सम्माननीय, जिस व्यक्ति को इतना आदरणीय आप मानते हैं, वो जरा सी सत्ता खतरे में क्या आई, भाषा की मर्यादा भूल गया? हिमांशु जी, मैं इस मौके पे एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा की ना तो पक्षधर है और इसी तरह महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार भी किसी प्रकार की हिंसा को ना तो संरक्षण देती है ना किसी हिंसा के साथ। ब्रजमोहन जी अपनी गरिमा को रखना चाहते हैं, हम दूसरा अपनी गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है तो उसमें वो क्या कहें। मैं निरंजन जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन मुकेश त्यागी जी को लगता है कि इस मामले में उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, तो मुकेश जी की बात सुनते हैं। असल में आगे चल के हमें बात तो सारी मुकेश जी की सुननी पड़ेगी। आज भले ही वो बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी मुकेश जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ब्रजमोहन जी के मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और उनके विचार बहुत परिपक्व होते हैं जी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वो अपनी नैतिकता को किसी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज की वजह से खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। साक्ष्य सामने है। अशोक देसाई ने अपने भाषण में खुल के कहा कि वो एयरपोर्ट से बाहर निकल के दिखाते हैं। तो ये एनसीपी का जो नैतिक दायित्व है, मैं समझता हूँ वहां पर कहीं पर जो है आप पीछे हट रहे हैं। चलिए, ये रहा दूसरी बात। आप लगातार ये कह रहे हैं कि असम गवर्नमेंट ने उनको रेडिसन होटल के अंदर बैठा रखा है, बंदिक बना रखा है, पुलिस की बंदोबस्त की हुई है। भाई, आपके पास कानूनी प्रक्रिया है। सेक्शन 340, 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, हैबियस कॉर्पस, रेट पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं। आपने कोई भी एक रेट पिटीशन फाइल करी, अगर उनके फैमिली से उनको दूर ले गए तो उनके फैमिली के घर पे अटैक क्यों किए गए? उनके फैमिली वालों ने क्यों नहीं FIR फाइल करी कि भाई कौन होते हैं वो ले जाने वाले?
तो ये आपने कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं करी। उस झगड़े को आप सड़क पे ला करके धमकी भरे स्वरों में बात कर रहे हैं। मैं ब्रजमोहन जी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो पार्टी आपके साथ है वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहा है, तो मैं समझता हूँ ये प्रजातांत्रिक ढांचे के लिए कोई एक मुनासिब चीज है। ये तो मुनासिब आप चीज है क्या? मुकेश त्यागी जी बुनियादी बात उठा रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा और विस्तार देने की कोशिश करते हैं। दो किस्म की भाषा है, एक संजय राउत की भाषा है। आधे विधायक बता रहे हैं कि ये सारी समस्या की जड़ में ही संजय राउत हैं। वो जिस शैली में बात करते हैं, जिस शैली में व्यवहार करते हैं, उसी कारण से दिक्कत आई हुई है। लेकिन दूसरी एक भाषा है आदित्य ठाकरे की। परिहार जी, उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। उन्होंने कहा हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया बदमाश हो गई। बाला साहेब होते तो जवाब देते। क्या ये अपने आप में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की लाचारी को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है कि अब उनके पास केवल बाल ठाकरे का नाम रह गया है, उनकी ना तो आन रही ना शान रही? होते तो वो जवाब देते। तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे, और कुर्सी पर क्यों बैठे हुए? क्या निरंजन परिहार जी, आम शिव सैनिक के मन में ये नहीं आ रहा होगा कि ये कैसा उत्तराधिकारी हमारे बीच में आ गया है जो बात ये करता है, बाला साहब होते तो क्या करते? क्या कहते हैं निरंजन जी, अपने आप में अपनी फजीहत करा रहे आदित्य ठाकरे? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है अंशु जी कि अब शिवसेना इतनी डिफेंसिव हो गई है, उस मामले में ऐसी आ गई है कि उनको बोलते हुए थोड़ा बहुत जो रंच मात्र लेश मात्र भी उनको संकोच नहीं हो रहा है। वो एकदम बौखलाहट की भाषा है ये सारी। आप देखिए कि बाल ठाकरे भी यही इसी तरह बोलते थे, वो द्व्यर्थी संवादों में बोलते थे। इस तरह संजय राउत ने बोला कि उनकी लाश लौटेगी, उनकी आत्मा मर चुकी है, वो सिर्फ मुर्दों की तरह आएंगे, विधानसभा में पोस्टमार्टम होगा उनका, ये सारी। तो लेकिन आदित्य ठाकरे भी उसी तरह की कोशिश कर रहे हैं, वो भाषा सीखने की, बोलने की। लेकिन उन्होंने इतना कहा, जब कहा कि एयरपोर्ट से जो विधानसभा का रास्ता गुजरता है वो मातोश्री होकर गुजरता है, तो उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि तुम उधर से गुजरोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। लेकिन वो कानूनी भाषा, कानून में फंसना नहीं चाहते, इसलिए इस तरह की शब्दावली का उपयोग करते हैं। और सामना में भी इसी तरह शब्दावली का उपयोग होता है। ये शिवसेना का अपना मूल चरित्र है। लेकिन एक शिवसेना का वास्तविक चरित्र आप देखिए कि जब जब इस तरह की बातें हुई है, तोड़फोड़, मारपीट और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में शिवसेना कभी पीछे नहीं रही। ये भी सच्चाई है। और शिवसेना के प्रति राजनेताओं में, सामान्य लोगों के मन में जो थोड़ा सा भय का वातावरण है, वो यह है कि वो सीधे सीधे सीधी कार्रवाई में विश्वास रखती है। भले छगन भुजबल जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे तो एक मंत्री के घर को पूरी तरह तहस तहस कर दिया गया था, ये भी सबने देखा। उसके पहले जब ये लोकमत, IBN लोकमत एक चैनल हुआ करता था जो अब नेटवर्क 18 है, लोकमत, उसको भी पूरी तरह तहस नहस कर डाला सिर्फ एक बात पर कि उसमें बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर कोई टिप्पणी की गई थी। तो शिवसेना का मूल चरित्र तोड़फोड़ का है, इसलिए वो इसी भाषा में बात करते हैं। उसे एक तरफ हम दरकिनार करके, वो सिर्फ इसलिए कि ये सब बौखलाहट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इतना समय मिल गया है कि उस आने वाले समय में सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि अब आगे क्या, शिवसेना क्या कर सकती है। जो कर सकती थी वो कर लिया उन्होंने, 3-4 दिन में जो बैठकें करनी थी सब कुछ। अब सिर्फ उनके सामने तमाशा देखने के अलावा स्वयं को धीरे धीरे क्या निरंजन परिहार जी, आपको नहीं लगता है कि लंबे समय से संयम का परिचय दे रही भारतीय जनता पार्टी अब केंद्र में आकर सियासत करेगी? क्या आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में रुख कर सकती है, या एकनाथ शिंदे का गुट भी जो है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में राज्यपाल से मांग कर सकता है? क्या कहते हैं? अब सियासत गुवाहाटी से वापस मुंबई में केंद्रित होगी, या आपको अभी भी लगता है गुवाहाटी से ही ऐसे ही मोहरे चलते रहेंगे और महाराष्ट्र का तमाशा बनते हुए हम सब लोग देखते रहेंगे? देखिए, अगले कई दिनों तक ये तमाशा तो चलने वाला है, जिसे राजनीतिक नौटंकी कहा जा सकता है। मुकेश त्यागी जी बिल्कुल चुप हैं और न समर्थन में है न आगे विरोध में है, क्योंकि उनकी अपनी एक राजनीतिक शैली है भारतीय जनता पार्टी की काम करने की। मैं यहाँ महाराष्ट्र में जितने भी प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, जितने भी नेता थे, उनको साफ तौर पर 4 दिन पहले तक क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई इस मामले में कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कल जब राव साहब दानवे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने जब कहा कि अगले आने वाले 2-3 दिनों में हमारी सरकार आने वाली है, तब जाके सबके मुंह खुलने शुरू हुए और सब लोगों ने सरकार के बारे में बोलना शुरू किया। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी आपने की निरंजन परिहार जी, उस पर मैं जाना चाहता हूँ मुकेश त्यागी जी के पास, लेकिन ब्रजमोहन जी को हस्तक्षेप कर जा रहे हैं। एक बार ब्रजमोहन जी का हस्तक्षेप सुन लें। जी ब्रजमोहन जी। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था इस पूरे मामले में डॉक्टर साहब कि ये बात बिल्कुल सच है कि महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक परिस्थिति उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि हमारी जो एक सहयोगी पार्टी है
उसमें उसके विधायकों के बीच में नाइटफाकी हुई है। जी ये बात बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी लेकिन ये बात भी इतनी ही सच है कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सारे लोगों को प्रेरित करने का काम किया है, इससे कोई बच नहीं सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अंत तो गतवा ये सारा मुद्दा कहीं ना कहीं उनसे ही जुड़ा हुआ है और उन्हीं की प्रेरणा से भी ये सारा काम भी हो रहा है। जहां तक अभी जो कोर्ट का जो आदेश आया है वो बहुत ही स्पष्ट है कि 11 तारीख तक यथा स्थिति का मतलब ये है कि जो नोटिस दिए हैं आदरणीय स्पीकर साहब ने, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेना है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि वो लोग इसका जवाब ना दें। उनको जवाब देना है इस पूरे पीरियड में। उनको समय उन लोगों को दिया है जिनको कि नोटिस स्पीकर साहब ने जारी कर दिया था, उनको जवाब देना है। जब तक वो जवाब नहीं आता तब तक अविश्वास जैसे मामले पर मैं नहीं समझता कि कोई प्रस्ताव विधानसभा में लाया जा सकता है या विधानसभा में इस प्रकार की ये कोई नोटिस जारी हो सकता है। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी बृजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, चाह रहे हैं सरकार अभी चलती रहे। ये जो आज का फैसला है ये कानूनी तौर पर उनकी सरकार को बनाए रखने बचाए रखने में मददगार हो जाए। लेकिन बृजमोहन जी आपको बड़ी शिकायत है कि ये भाजपा की प्रेरणा से है, भाजपा इसके पीछे है। गुनाह है। जिस शिवसेना ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, सरकार आपके साथ बना ली, अगर हिसाब चुकता करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आपको अपराध लग रहा है, आपको शिकायत है इस बात की? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो आपको पहले ही दिन कहा कि जिस दिन से हम लोगों ने इस महाविकास अघाड़ी की शपथ हुई है उस दिन से प्रतिदिन उनकी तरफ से कोशिश होती है इसको हटाने की, सरकार को गिराने की, और हमारी तरफ से कोशिश होती है उनके किए गए प्रयास में उनको पराजित करने की। लेकिन मैं मुकेश त्यागी जी आपके पास आना चाहता हूं और जिस बात का उल्लेख निरंजन परिहार जी ने किया उसको लेके बात करना चाहता हूं। अपने नेता की बात का कुछ मान सम्मान आप लोग रखेंगे ये नहीं रखेंगे, ये जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। राव साहब रेल राज्य मंत्री, उन्होंने कहा 2-3 दिन में ही बस हमारी सरकार बनने वाली है। उनकी बात का कोई मान सम्मान रहेगा कि नहीं रहेगा, या उनकी बात को अपमानित होते हुए हम देखेंगे कि उन्होंने कहा था 2-3 दिन में बनने वाली है और आप तो बोल रहे हैं कि हम तो कहीं हैं ही नहीं। तो कुल मिलाकर किसकी बात का सम्मान रहेगा भविष्य में? मुकेश त्यागी जी की बात का रहेगा, मुकेश त्यागी जी जैसे अन्य प्रवक्ताओं की बात का रहेगा, या राव साहब जैसे बड़े नेता का रहेगा? जानने में बड़ी दिलचस्पी है हमारी। नहीं देखिए, रेल मंत्री ने क्या कहा ये तो आप रेल मंत्री जी से पूछिए। जहां तक मैं समझता हूँ कि हमारी वहां पे सबसे ज्यादा संख्या बल बीजेपी की है, 105 हमारे विधायक हैं वहां जी, और हमारा देखा जाए तो प्राथमिक दायित्व बनता है शुरू से ही सरकार बनाने का जी। लेकिन जो भी हुआ, महत्वाकांक्षा की राजनीति हुई, लोगों ने अपने वायदा खिलाफी की, अब उसका तो आप इतिहास जानते ही हैं अच्छे तरह डॉक्टर हिमांशु। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो स्थिति बनी हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सीरियस क्राइसिस हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख का टाइम दिया है। सुप्रीम कोर्ट देखिए, डिप्टी स्पीकर ने कितनी जल्दबाजी करके उनको डिस्क्वालिफिकेशन करने की जो एक जल्दबाजी दिखाई है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का एक हिस्सा है। तो इस बीच के अंदर कई समस्या हो सकते हैं। ऑप्शंस, प्रेसिडेंशियल रूट, ऑप्शन 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन, नंबर 3 डिस्क्वालिफिकेशन। सो नंबर ऑफ ऑप्शंस कैन बी जनरेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मैं समझता हूँ ये जो जल्दबाजी में लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी जमीन इनके पैर के नीचे से खिसक चुकी है। आज देखा जाए तो ये सरकार गिर चुकी है, हर तरीके से व्यवहारिक रूप से गिर चुकी है। तो भाजपा क्या मतलब आप समझते हैं कि बिल्कुल मुंह खड़े रहेंगे, फेंसिस पे खड़े होकर के तमाशा देखते रहेंगे? हमारा दायित्व है कि वहां पे एक स्थायी सरकार बने। अरे तो कमाल कर दिया मुकेश जी, यही बात तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कह रहा था। आपके इस दायित्व बोध के संदर्भ में तो आपको एहसास करा रहा था, आपने तो मुझे अपने संदर्भ में जामवंत की भूमिका में ला दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में आप वो हनुमान बने हुए थे जिसे पता ही नहीं था मेरी ताकत क्या है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको पता चला कि आपकी ताकत क्या है। आपने बताया आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, आपने बताया कि आप एक स्थायी सरकार दे सकते हैं। यही तो जानने में दिलचस्पी थी। 50 मिनट बाद ही सही हमारे प्रयासों के चलते मुकेश त्यागी जी को एहसास हुआ कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अब बताइए मुकेश जी, क्या क्या करने वाले हैं आप? बहुत दिलचस्पी है हमारी। मुझे आपके डिबेट में बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि आप एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही इंटेलिजेंट एंकर हैं और आप बड़े मतलब बहुत भेदी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्थिर सरकार में इंटरेस्टेड है। हमारा और कोई दिलचस्पी नहीं, कोई भी सरकार बने, पर महाराष्ट्र की जनता को एक स्थिर सरकार, ईमानदार सरकार, सफाई सुथरी सरकार की आवश्यकता है। जो सारे कॉम्प्रोमाइजेस पिछले 2-2.5 साल में लगातार हुए हैं
और जिस प्रकार से, तो हमारा सिर्फ इंटरेस्ट ये है, अगर हमको मौका मिलेगा हम क्यों नहीं बनाएंगे सरकार, हम राजनीति में हैं, हमारा राजनीति करना अच्छा मुकेश जी, हमारा। आपसे एक बात जानने में बड़ी दिलचस्पी, अभी आपने बताया कि आपको एक साफ सुथरी सरकार बनाने में दिलचस्पी है, तो साफ सुथरे लोग लाएंगे कहाँ से? अब आपके पास तो कुल 106 लोग हैं जिन लोगों ने 2.5 साल तक इन जनता के साथ जालसाजी करने वाले लोगों के संदर्भ में, जनता के साथ धोखा करने वालों लोगों के साथ में सरकार चलाई, जिसमें एकनाथ शिंदे समेत तमाम नाम शामिल हैं। 2.5 साल ये इस सरकार में रहे, हिंदुत्व विरोधी सरकार में रहे, बाला साहब ठाकरे की मानसिकता के खिलाफ काम करने वाली सरकार के साथ रहे, तो वो साफ सुथरे तो रहे नहीं। उनके दामन तो उतने ही गंदे हैं जितने उद्धव ठाकरे के हैं, जितने बाकी एनसीपी के सदस्यों के हैं, जितने कांग्रेस के सदस्यों के हैं। अब वो आपके साथ आएंगे तो उनके हाथ, उनके कपड़े सभी गंदे हैं, तो साफ सुथरी सरकार बनेगी कैसे? इन बागियों के साथ में आप अपने चेहरे को साफ, अपने दामन को साफ कैसे दिखाएंगे मुकेश जी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इतिहास गवाह है इस बात का, प्रधानमंत्री मोदी के दौरान कोई भी स्कैम नहीं हुआ, एक भी स्कैम किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ दिखा दीजिए। अगर सत्ता हमारे हाथ में आती है तो जो लोग दुर्व्यवहारी थे या जिनको करप्शन का शौक पड़ा हुआ था, मैं समझता हूँ इस पाठशाला में आकर के उनको उन्हीं नियम को फॉलो करना पड़ेगा जो मोदी जी। तो कल के चोर आज के साधु हो जाएंगे, कुल मिलाकर मुकेश त्यागी जी ने बताया, अगर हमारे साथ आ जाएंगे। कुल मिलाकर इतने ज्ञान की बात इस कार्यक्रम में निकल कर आई है। ब्रजमोहन जी इस ज्ञान के संदर्भ में कोई टिप्पणी करने जा रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर विक्रम सिंह जी के पास चलते हैं। जी ब्रजमोहन जी। पहले तो मैं सारे पैनलिस्ट जो पार्टी के उनको बता दूं कि डॉक्टर साहब के डिबेट में आने के पहले ये तय कर लिया करिए कि इसके बाद मेंबरशिप रहेगी कि नहीं। दूसरी बात यही कहना चाह रहा था कि अगर भ्रष्टाचार की अपन बात करें, जैसा कि अभी आदरणीय त्यागी जी ने कहा, तो गुजरात की पूरे मंत्रिमंडल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बाहर करना पड़ा जी। तो क्या अच्छा काम कर रहे थे इसलिए उनको बाहर किया? निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार में लगे हुए थे। बस फर्क इतना हुआ है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बैठी है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की हिम्मत नहीं है कि वो उनकी तरफ देख ले। और हिम्मत इसलिए भी नहीं है कि वो सब ईडी वगैरह के सारे लोगों ने बीजेपी की मेंबरशिप ले ली है। और इसका बड़ा सबूत ये है कि जो उनके ज्वाइंट डायरेक्टर थे गुजरात, उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 11 बजे इस्तीफा दिया, 11:05 पे उनको बीजेपी का टिकट मिल गया। अभी वो विधानसभा में विधायक बन के बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये बात कहना गलत हो जाएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से देश का नेतृत्व संभाला है तब से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बात जरूर है कि उसकी जानकारी आम आदमी तक पहुंचने में समय लग रहा है, क्योंकि आतंक, जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन सारी संवैधानिक संस्थाओं की सार्वभौमिकता खतरे में है। ये सब लोग देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। और इसको कहने के लिए मुझे अलग से कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। अलग से कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, ये ब्रजमोहन जी का कहना है। लेकिन मैं विक्रम सिंह जी, आदित्य ठाकरे के दर्द पर आपसे भी बात करना चाहता हूँ। आदित्य ठाकरे ने जो डायलॉग दिया, हम शरीफ किए हुए सारी दुनिया बदमाश हो गई, बाला साहब होते तो जवाब देते, कितनी तकलीफ हुई आप जैसे नेताओं को आदित्य ठाकरे के इस बयान से। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे तो राज ठाकरे ठीक रहते, उसी भाषा में जवाब दे लेते? सुना एकनाथ शिंदे आजकल राज ठाकरे से भी बात कर रहे हैं, कुछ संभावना देख रहे हैं बाला साहेब की वापसी के? देखिए हिमांशु जी, आज बीजेपी ने एक अनाउंस किया है कि सारे लोग एयरपोर्ट पे पहुंचना, सारे सब लोगों को बुलाया है जी। तारीख और टाइम हम बता देंगे। तो ये क्या है, मतलब आज ऐसा हो गया कि बीजेपी जो कुछ करे वो सब सही है। ये एक बहुत ईमानदार पार्टी है, ये अपने आप को ये कहना चाहते हैं, तभी ईडी के पीछे नहीं लगती, बाकी सबके पीछे जो बीजेपी के विरोधी है सबके पीछे ईडी लग रही है। ये सिर्फ दूध के धुले हुए हैं। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, लेकिन यहाँ का कोई जिक्र नहीं होता। तो ये बीजेपी की एक समस्या है कि ये कुछ भी बोले हैं वो ठीक है, वो सब सही है, दूसरे कुछ भी बोलते हैं तो वो बीजेपी की समस्या ये नहीं है विक्रम जी, समस्या ये है कि विपक्षी दलों में किसी में दम नहीं रहा जनता को अपने साथ खड़ा करने का। इसे मानिए ना, आप हालत देख रहे हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ी आपकी पार्टियां, क्या हालत हुई? कांग्रेस पार्टी को 1600 वोट मिली हैं दिल्ली राजधानी में। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, आजमगढ़ भी चला गया, रामपुर भी चला गया,
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उस पर सवाल करने के स्थान पर कुछ आत्ममंथन की जरूरत है। जैसे मैंने आपसे सवाल किया तो आप आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं हुए, आपको भाजपा पे लगना मुफीद लग रहा है बोलना, पर आप इसका जवाब नहीं दे रहे कि आदित्य ठाकरे की इस बेचारगी पर, इस बेबसी पर, उनके शरीफपन पर कुछ कहने का आपका मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, मैंने आपको वही तो बताया ना कि भाजपा ने तब ये कहा कि सारे लोग इकट्ठे हो जाओ एयरपोर्ट पे, तो हो सकता है उस संदर्भ में आदित्य जी ने कहा होगा जी आप क्यों इकट्ठा कर रहे हो, आप लोगों को क्यों इकट्ठा कर रहे हो, इसके पीछे क्या मानसिकता आप बताइए जरा। अच्छा, तो आपको कुल मिला के क्या कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जब आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं कि रास्ता तो यहीं से जाता है, तो जवाब नहीं मिलेगा? नहीं तो जवाब मिलेगा तो आप जो कर रहे हो सही है, दूसरे कर रहे हैं वो गलत है। आप भी तो वही कर रहे हो, फिर आप क्यों लोगों को इकट्ठा कर रहे हो? आपने क्यों अनाउंस किया कि सारे लोग एयरपोर्ट पे इकट्ठा हो? जी, ये स्टेटमेंट आपने सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या है फिर आप इकट्ठा कर रहे हो, ये क्या बात? तो विक्रम सिंह जी के पास में अपनी पार्टी के लिए असल में कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। शिवसेना के साथ में दिक्कत ही है कि घर के लोगों ने ही घर में आग लगाई हुई है, तो दूसरों के संदर्भ में दुखड़ा रोए तो किस बात का रोए? जिनको अपने वीर बताते हैं वो दूसरों के वीर बने हुए मैदान में तलवारें चला रहे हैं। संकट इस बात का है। लेकिन आखिरी बातचीत के लिए मैं मुकेश त्यागी जी वापस आपके पास आता हूँ। देश में एक प्रचंड बहुमत की सरकार है, मजबूत सरकार है, लोकतंत्र के प्रति उसका पूर्ण समर्पण है, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए संकल्पित है, और महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आप भी एक राय हैं कि ये लोकतंत्र की दृष्टि से ठीक नहीं हो रहा है। तो आपसे जानना ये चाहते हैं मुकेश जी कि कब तक देश में बैठी हुई सरकार महाराष्ट्र में लोकतंत्र को लहूलुहान होते हुए देखेगी? क्या उम्मीद करें? राव साहब की बात पर आप नहीं जाते हैं, पर नरेंद्र मोदी जी पर तो कोई भरोसा आपका होगा। क्या केंद्र में बैठी हुई सरकार लोकतंत्र के इस चीरहरण को धृतराष्ट्र की तरह देखती रहेगी या कृष्ण की भूमिका में आके कुछ करेगी? ये जानने में दिलचस्पी है। इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल, कि आप केवल धृतराष्ट्र बने रहेंगे जिसमें देखने की भी जहमत उठाने की जरूरत नहीं क्योंकि आंखें तो बंद हैं, या कुछ करेंगे? जी मुकेश जी। महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर या कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्टोरेशन जो है प्राथमिक जिम्मेदारी जो है गवर्नर की है जी। गवर्नर के अधिकार जो है वो मोदी जी चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। ये हमारी फेडरल कोऑपरेटिव का सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यू हैव टू रिस्पेक्ट द फेडरल लॉज। तो फेडरल लॉज के अंदर जो है गवर्नर को ये ट्रस्टीशिप दी गई है कि आप वहां पर किसी भी प्रकार की संवैधानिक अड़चने आती हैं या प्रजातांत्रिक शक्तियां जो हैं उनको खराब करना चाहती हैं या अराजकता का माहौल है या वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड आ चुका है, तो ये प्रथम जिम्मेदारी जो है वो गवर्नर की है। हाँ, अगर गवर्नर कोई रेकमेंडेशन देते हैं और हमको लगता है कि भाई गवर्नर की रेकमेंडेशन में दम है, तो हम जरूर उसको एक्सपीडाइट करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रेसिडेंशियल कंसेंट चाहिए तो हम हो सकता है उसमें रेकमेंडेशंस दें, लेकिन अगर गवर्नर के अलावा कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। या तो गवर्नर कुछ करेंगे या वहां के मुख्यमंत्री खुद ही, मैं समझता हूँ कि नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दें और जो सरकार बना सकती है उसको। तो मुकेश जी, अभी भी आपको उद्धव ठाकरे जी से कुछ नैतिकता की अपेक्षा है? ऐसी आपकी बातचीत से लगा अभी भी आपकी उम्मीद मरी नहीं है उद्धव ठाकरे जी से? उद्धव जी ने बड़ी नैतिकता की बात करी है बीच में। उन्होंने अपना वर्षा वाला आवाज छोड़ दिया है। आदित्य ने अपने आगे डेजिग्नेशन पर्यावरण मंत्री लगाना छोड़ दिया है और हर प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से ये दिखाया पूरी दुनिया को कि मुझे सत्ता से कोई लोभ नहीं है। विरोधाभास ये है कि वो सत्ता से इतने ज्यादा चिपके हुए, इतनी ज्यादा उनको मोहब्बत है कि सत्ता के लिए वो शिवसेना का जो दूरगामी एक वर्चस्व है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कितना बड़ा बुनियादी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है जो बाला साहब ने इतनी बड़ी शिवसेना बना करके महाराष्ट्र को दी। आप देखिए ना किस प्रकार से सारे प्रकार से उसको कर दिया है। वो सत्ता तो बचा ही नहीं पा रहे हैं, अपनी सेना भी नहीं बचा पा रहे हैं। ये बात मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं। पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में एक बात तो साफ दिखाई दे रही है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उद्धव ठाकरे की सत्ता कमजोर होती जा रही है। साफ दिख रहा है कि उनको चुनौती देने वाले एकनाथ शिंदे समय गुजरने के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। पर इन सब के बीच में ये पहेली अभी भी अनसुलझी है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर इस कदर संयम का परिचय क्यों दे रही है? क्या वाकई 2.5 साल पहले जिस प्रकार की अपमानजनक परिस्थिति का सामना भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में करना पड़ा था, उसके चलते केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा दिला पाने में राज्य नेतृत्व सफल नहीं हो पा रहा है? किस बार हम सफल होने जा रहे हैं? क्या इसी ने इस पूरे मामले को रोका हुआ है? ये दिलचस्पी का विषय है। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में नहीं है, और चूंकि वह जल्दबाजी में नहीं है इसलिए इस पूरे संकट का कोई समाधान तुरंत होने की उम्मीद भी नहीं है। तो ये नाटक चलता रहेगा और हमारी चर्चाओं का दौर भी चलता रहेगा। बहरहाल आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर इसी हालात को समर्पित यूँ कहता है कि पता था सबको सियासी मोहरे बिछे हुए हैं। पता था सबको सियासी मोहरे बिछे हुए हैं, मगर सियासत की चाल क्या है कोई ना समझा। राजिक अंसारी ने जो ये कहा था भारतीय जनता पार्टी पे मुफीद है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की चाल समझ से परे है। देखें चाल भारतीय जनता पार्टी की सफल होती है या पवार एक बार फिर कोई ऐसी चाल चल के चमत्कारिक तौर पर परिणाम दे पाएंगे। दिलचस्पी है हम सबकी, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो समय है याद लेने का, तो मुझे दीजिए याद। कल फिर मिलेंगे संभवतः इस विषय के साथ या किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।